कोर्स पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे हैं, बात करते हैं आज इंसान में फर्टिलाइजेशन जब होता है तो क्या होता है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बेटा। नॉर्मली हमें क्या पता है, नॉर्मली हमें ये पता है एक मेल का गैमीट होता है, एक फीमेल का गैमीट होता है, स्पर्म और ओवम, और वो आपस में मिल जाते हैं और इस तरीके से बच्चा बन जाता है। बेटा मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा और इसको डिस्क्राइब करता हूँ थोड़ा डिटेल में, ताकि हम एंट्रेंस के नीट के 4 मई के आने वाले क्वेश्चंस को हम क्लेरिफाई कर पाए। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है इंसान में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट कैसे बनता है। बिल्कुल कोर पे जाकर हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, समझिए। तो खेल हमारा क्या है बेटा, शुरू होता है खेल हमारा जो वो शुरू होता है बेटा हमारा किससे? वो शुरू होता है मेल के गैमीट से। देखो बेटा मेल का गैमीट क्या है? मेल का गैमीट हम सबको पता है, मेल के गैमीट का नाम होता है स्पर्म। समझ में आई बात? नहीं आई? उतनी जानकारी जितना इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है उतनी टॉपिक में मैं आपको ये बता रहा हूं। बाकी टॉपिक भी डिटेल्ड वीडियो में हर जानकारी आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए जो जानकारी हमें चाहिए बेटा वो जानकारी ये है कि इस तरीके से बच्चे क्या होता है, इस तरीके से हमारा स्पर्म, इस स्पर्म का ये होता है बेटा हेड, ये होती है बेटा उसकी मिडल पीस, ये होता है उसका मिडल पीस, और ये लास्ट में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? टेल। हमें जो समझना है बेटा वो ये समझना है मेरे बच्चे कि जो हमारा ये हेड होता है इस हेड पे यहां पर ये क्या प्रेजेंट होता है? हमारा न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है ये बेटा? हमारा न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? आपका एक्रोसोम। ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? मैंने आपको बताया, अभी उतनी बात बता रहा हूं आपको जितना इस टॉपिक को समझने के लिए चाहिए। समझ में आई बात? तो बेटा आप समझिए अब क्या होता है। यहां पर क्या होते हैं बेटा? ये हमारे दो प्रकार के सेंट्रियोल्स है ना, ये हमारा आगे वाला, ये हमारा पीछे वाला। तो हमारा प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो प्रकार के ये हमारे क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। ठीक है ना। सेंट्रियोल्स का क्या रोल होता है ये मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उस वाली वीडियो को आप देखें और जानने की कोशिश करें कि सेंट्रियोल क्यों और क्या होता है। इतना समझ लीजिए आप कि ये जो स्पर्म होता है चलता है टेल से, और चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कौन देता है बेटा? एनर्जी देता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन देता है बेटा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होता है? आपका मिडल पीस में। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसकी एनर्जी को लेके टेल मूव करती है और स्पर्म हमारा आगे को चलता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कहानी समझ में आई? मैंने बताया स्पर्म को लेके अलग से डिटेल में बात करेंगे, आज हम सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना इस टॉपिक को समझने के लिए चाहिए। अच्छा, फीमेल के गैमीट की बात करें तो वो ओवम होता है बेटा। ये आपका क्या है बच्चे? ये है आपका ओवम। और ये ओवम इस तरीके से आपका जो है अगर देखा जाए तो ये ओवम इस तरीके से दो लेयर में होता है। इसकी ये जो बाहर की लेयर होती है उसका नाम होता है कोरोना रेडियाटा। क्या नाम होता है बेटा? कोरोना रेडियाटा। और अंदर वाली का क्या नाम होता है बेटा? जोना पेलुसिडा। क्या नाम होता है? जोना पेलुसिडा। ये दो लेयर्स होती है हमारी बेटा। बात समझ में ना, मोटे तौर पे दो लेयर्स हमें नजर आती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारे ओवम का साइटोप्लाज्म है। हैविंग अ टेक्निकल नेम, क्या कह सकते हैं हम इसको? ऊप्लाज्म। और इस ऊप्लाज्म के ही अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है बच्चे? न्यूक्लियस। तो स्पर्म और ओवम को लेके ये दो स्ट्रक्चर समझ में आ गए बेटा। तो ये स्पर्म और ओवम को लेके हमारे दो पार्ट आ गए हैं। अब हम जरा फर्टिलाइजेशन को लेके बात करते हैं बेटा। समझ में आई बात नहीं है कि जाइगोट कैसे बनेगा? जाइगोट कैसे बनेगा उस चीज को लेके हम बात करते हैं। तो बेटा समझने की कोशिश करिएगा। वो ये है मेरे बच्चे कि जो हमारा ये स्पर्म है अगर हम देखें और ओवम है, अगर हम इसको फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट बनाना है तो बेटा हम क्या करेंगे जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए हम इसमें क्या करेंगे।
हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, ल्यूवेनहुइक। ल्यूवेनहुइक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार बताया कि बेटा फर्टिलाइजेशन जो होना चाहिए, यानी कि बच्चा जो बनता है वो कहां बनता है आपके, वो बनता है AI जंक्शन पर। हालांकि आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसने ए वर्ड AI जंक्शन ना कह के एम्पुला वर्ड रिप्रेजेंट किया है। अब ये AI जंक्शन किसका है बेटा, AI जंक्शन मतलब ए से एम्पुला और I से इस्थमिक जंक्शन, तो एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। तो ये जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है, अगर हम बात करें एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन किसका बेटा, ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है उस फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है। होता क्या है बेटा, होता ये है आपका, जैसे मान के चलिए ये आपका इस तरीके से, चलिए अगर मैं केवल फैलोपियन यूट्रस पूरा ना बना के फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करूं, तो बेटा होता क्या है, फैलोपियन ट्यूब ये ऐसा है हमारा। इस फैलोपियन ट्यूब में अगर हम देखें तो इसका एक वाइडेस्ट पार्ट होता है और इसका एक नैरोएस्ट पार्ट होता है। ये जो वाइडेस्ट पार्ट होता है आपका ये क्या कहलाता है बेटा, एम्पुला। ये क्या कहलाएगा बेटा, एम्पुला। और ये जो नैरोएस्ट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम इस्थमस। तो ये जो एम्पुला और इस्थमस का जॉइंट है, ये जो जंक्शन है जहां पर एम्पुला और इस्थमस दोनों जुड़ेंगे, आपका इधर से आया ओवम, इधर से आया ओवम ऐसा समझ लो, उधर से आया आपका स्पर्म, जब वो इस पॉइंट पर जुड़ेगा तब जाके जाइगोट फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। समझ में आई बात नहीं, यही पर ही क्यों होगा, मैंने इसके लिए फैलोपियन ट्यूब की एक अलग से वीडियो डाल रखी है, उसे आप देखना, ठीक है बेटा, वो डिटेल्ड वीडियो है। चलिए यहां तक कहानी समझ में आई। तो लीवेनहुइक ने बताया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये होता है। अब स्पर्म और ओवम को आपस में मिलना है, तो बेटा मिलने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, सबसे पहला स्टेप होगा इजैकुलेशन। क्या होगा बेटा, इजैकुलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज। भाई मेल जब किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है तो वो हाइपर एक्साइटेड मोड में होगा, और उस हाइपर एक्साइटमेंट मोड का रिजल्ट ये होगा कि एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल कांटेक्ट उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस के थ्रू स्पर्म रिलीज हो जाएगा। उस फोर्सफुली स्पर्म का सडनली रिलीज होना विद अ प्रेशर इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन। समझ में आई बात। तो इजैकुलेशन क्या होता है बेटा, ऐसे समझिए आप, इजैकुलेशन का मतलब होता है बेटा रिलीज ऑफ स्पर्म। ऑब्वियस ही बात है, स्पर्म कह लो सीमेन कह लो एक ही बात है, आउट ऑफ बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन। ध्यान रखिएगा, जो सिंगल इजैकुलेशन है उस सिंगल इजैकुलेशन के अंदर 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने बेटा, 300 मिलियन स्पर्म एक सिंगल इजैकुलेशन के अंदर बेटा 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, ठीक है बेटा। इन 300 मिलियन स्पर्म में से जो कुछ जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, थोड़ा कम एक्टिव होंगे, कुछ हाइपर एक्टिव होंगे। तो उनमें से जो अच्छे स्पर्म होते हैं वो आगे मूव करके और प्रेगनेंसी को अचीव यानी फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फिलहाल इजैकुलेशन वर्ड समझ में आया बेटा। इजैकुलेशन में क्या हुआ, इजैकुलेशन में ये हुआ आपके कि भाई इस तरीके से हमने देखा, तो ये आपका वेजाइनल ट्रैक था, मान लीजिए ये क्या था आपका वेजाइनल ट्रैक, और इस वेजाइनल रास्ते के अंदर जो है अब आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो इसके अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपने क्या करा है बेटा उसको रिलीज। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म आके इससे रिलीज हो गए हैं, मेल की बॉडी से इसके निकलना है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन। अब बेटा एक बात समझिएगा, एक बेटा बात होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का क्या मतलब है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा समझाने के लिए बता रहा हूं, रियलिटी में तो कुछ और होते हैं फैक्ट्स। अभी का बात यह है कि मैं आपको समझाऊं और वो बात इस तरीके से समझाऊं कि दिमाग में बैठ जाए। अभी मेरा सिर्फ ये काम है,
साइंटिफिक बैकग्राउंड पे रियलिस्टिक चीज क्या है वो मैंने सब डिटेल्ड वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। समझ में आई बात? तो अभी टॉपिक को आप समझें। क्या है कि मान लीजिए ये आपका कोई एक वेजाइनल रास्ता है। देखो बेटा ये वेजाइना है, एक बात समझे, मेल फीमेल का सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो मेल अगर एक्साइटमेंट को शो कर रहा है तो फीमेल भी एक्साइटमेंट को शो कर रही होगी। और उस फीमेल, हमें कैसे पता लगेगा फीमेल एक्साइटमेंट में है? तो फीमेल के एक्साइटमेंट शो जो होती है वो शो होती है आपके उसके किसके वेजाइनल पार्ट को एनालाइज करके। अगर उसके वेजाइनल पार्ट यानी जो रास्ता है वो अगर लुब्रिकेट कर जाता है, मैंने फीमेल वाली ग्लैंड में बताई थी आपको उस वीडियो में, कौन सी ग्लैंड थी? बार्थोलिन ग्लैंड, बिल्कुल सही बात। और भी सारी ग्लैंड्स मिलकर क्या करती हैं? ये फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं ताकि वो जो वेजाइनल एरिया है जिसमें पेनिस का इंसर्शन होना है वो पूरा लुब्रिकेटेड हो जाए। लुब्रिकेटेड क्यों हो जाए? ताकि पेनिस की जो रगड़ है, वो जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को अवॉइड किया जा सके। तो हम जो सीखे वो इस कहानी से ये सीखे कि पूरी की पूरी फीमेल की वेजाइना जो है वो आपकी लुब्रिकेटेड होगी, यानी वो जो वेजाइना है वो पूरी की पूरी लुब्रिकेटेड, यानी कि इसके अंदर फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। अब क्या होगा बेटा? अब ये होगा कि भाई तुमने अगर स्पर्म रिलीज किया है तो वो स्पर्म इसके अंदर आएगा। बात को समझना, मान लो मैं एक स्पर्म को लेके बता रहा हूं, ये सभी स्पर्म के साथ होगा मान लीजिए। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो यहां तक अंदर जा रहा है फ्लूइड के कांटेक्ट में, ये आपका ऐड, मैं आपको समझाने के नजरिए से समझा रहा हूं, रियलिस्टिक में और भी चीजें होती हैं, सिर्फ उतनी बात के हिसाब से बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं सोचो भैया ऐसे बताया था वीडियो में। ठीक है, ये समझाने की। तो अब क्या होता है, ये आपका हेड, अब इस हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के ऊपर बेटा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम मैंने आपको बताया था एक्रोसोम। अब देखो यार, ये जो वेजाइनल फ्लूइड है, ये वेजाइनल फ्लूइड आपके इसके हेड की जो मेम्ब्रेन है इसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है। ये जो फ्लूइड है भाई, ये फ्लूइड इसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है ना। ऐसा याद रखिए, याद रखने के लिए कि ये जो फ्लूइड है ये कुछ इस नेचर का होता है कि स्पर्म के इस वॉल को वो गला देता है, लाइज कर देता है। जब ये इसकी वॉल को गला देगा तो बेटा क्या होगा? जब वॉल गल जाएगी तो बेटा क्या होगा? अगर मैं देखूं तो ये आपका वेजाइनल पार्ट है। जब ये वॉल गल जाएगी तो क्या होगा? स्पर्म का जो हेड है बेटा वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से खुल जाएगा। और जब वो इस तरीके से खुल जाएगा तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम, ये आपका एक्सपोज हो जाएगा। जो भाई बंद था वो एक्सपोज है। एक्रोसोम समझो ऐसे कि एक्रोसोम एक तलवार है। तलवार जब तक कवरिंग के अंदर है, जब तक वो कवरिंग के अंदर, तब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। जैसी कवरिंग के खुल के बाहर आएगी बेटा, अब वो काट छाट करना शुरू कर देगी। तो यही जो कैपेसिटेशन है, ये एक्रोसोम एक्सपोज हो गया ना। ये जो एक्रोसोम है, ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम जो है वो एक्सपोज हो गया। और इस एक्रोसोम के एक्सपोज, एक्सपोज होने का मतलब है खुलना, इसको ही हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपोजर ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम को का ओपन हो जाना, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म जो है वो एक्सपोज हो जाता है। स्पर्म मतलब यहां पर एक्रोसोम। तो ये दो स्टेप समझ में आ गए बेटा आपको। अब देखिए क्या खेल हो रहा है। अब आप ऐसा समझिए बेटा, क्या हो रहा था कि ये थी आपकी जो है वो, ये आपका ओवम। ठीक है बेटा, ये जो है आपका क्या है बेटा? ये है आपका ओवम। अब हो क्या रहा है कि ये जो ओवम है, ये जो ओवम है, अब इस ओवम पर वो जो आपका एक्सपोज्ड, यानी कि वो जो आपका खुला हुआ स्पर्म है, उस स्पर्म का जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम इस वाली लेयर के कांटेक्ट में आएगा, इसको तोड़ देगा, इस लेयर के कांटेक्ट में आएगा, इसको तोड़ देगा। और इसके तोड़ने के लिए ही बेटा जो तीसरा स्टेप होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा? एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोम अब क्या काम करेगा? एक्रोसोम अब ये काम करेगा कि एक्रोसोम के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं बेटा।
एक्रोसोम के अंदर 3 एंजाइम होंगे। पहले एंजाइम का नाम क्या होता है बेटा? पहले एंजाइम का नाम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इस एंजाइम का नाम क्या होता है बेटा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। बाहर वाली लेयर का नाम क्या था? कोरोना रेडियाटा। तो नाम से पता लग रहा है एक्रोसोम का वो एंजाइम जो कोरोना रेडियाटा को पेनिट्रेट करके तोड़ देगा, उसका नाम क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। समझ में आ गई बेटा क्या नाम है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये क्या करेगा? ये लाइसिस ऑफ कोरोना रेडियाटा लेयर करेगा, यानी कि ये लेयर जो है वो अब आपकी टूट जाएगी। ये जो लेयर है आपकी यहां पर, ये इस एक्रोसोम की वजह से बाहर की लेयर बेटा टूट गई। सबको कहानी समझ में आ गई? अब क्या हुआ? अब आता है बेटा दूसरा एंजाइम। दूसरे एंजाइम का क्या नाम है? दूसरे एंजाइम का नाम है जोनालाइजिंग एंजाइम। क्या नाम है बेटा? जोनालाइजिंग एंजाइम। जो क्या करेगा? जो कॉज लाइसिस ऑफ, अब दूसरा नाम क्या होगा? जोना रेडिया, जोना पेलुसिडा। दूसरी लेयर का क्या नाम हो गया बेटा? जोना पेलुसिडा। तो अब ये क्या करेगा? ये दूसरी लेयर जोना पेलुसिडा को तोड़ देगा। समझ में आई बात? दूसरी लेयर कौन सी होगी? ये अब क्या करेगा? ये एक्रोसोम आएगा और ये एक्रोसोम इस दूसरी लेयर को तोड़ देगा। समझ में आई बात? कैसे जाइगोट फॉर्मेशन होती है समझ में आएगा बेटा। उसी प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी बना नहीं है। अब क्या होता है बेटा? देखो अब क्या होता है। अब ये होता है आपका कि ये आपका इसको तोड़ देगा। अब तीसरा एक एंजाइम होता है बेटा, वो जो तीसरा एंजाइम होता है आपका, उस तीसरे एंजाइम को बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। ये क्या करता है? दोनों पे ही काम करता है। मान लो आपका पहला एंजाइम काम नहीं सही से कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पाया, तो उसके अब्सेंस में ये काम करेगा। और अगर ये काम कर रहे हैं तो ये तो तोड़ रहे हैं, तो तोड़ ही रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे तो ये साथ में मिलकर तोड़ता है। यानी लेयर का तोड़ना जरूरी है। हाइलुरोनिडेज क्या करता है? ये कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा, इन दोनों ही लेयर को तोड़ने का काम करते हैं। ये इन दोनों ही लेयर का क्या करते हैं बेटा? लाइसिस। ये इन दोनों ही लेयर का लाइसिस करते हैं, यानी इसको तोड़ने का काम करते हैं। सबको कहानी समझ में आ गई? कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना? चीजें क्लियर है? तो ये आपका ये हाइलुरोनिडेज, इससे होता क्या है कि दोनों लेयर्स आपकी टूट जाती हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि टूटने क्यों तोड़ी बेटा तुमने? क्योंकि तुम्हें न्यूक्लियस अंदर एंटर करवाना था। तुम्हें अंदर न्यूक्लियस अंदर एंटर करवाना। अब देखो बहुत पते की बात बताता हूं तुम्हें बेटा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुन के, पर मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं तो बेटा वो मैं इसी तरीके से ही समझा सकता हूं। अगर मैं शर्म लिहाज करूंगा, ये नहीं कहना ये नहीं कहना, फिर तो बेटा पढ़ा लिया मैंने। तो बेटा बात समझो, बात यह है कि अगर मैं पुरानी प्रथाओं की बात करता हूं, तो पुरानी प्रथाओं में क्या होता था कि गांव में शादी के बाद सो कॉल्ड, जिसको फर्स्ट नाइट कहते थे, उस फर्स्ट नाइट पर एक रिवाज हुआ करता था कि जब दूल्हा दुल्हन के रूम में जाता था फर्स्ट नाइट में, तो दुल्हन को यह बात सिखाई जाती थी कि जैसे तुम्हारा हस्बैंड आएगा, आप एक साइड में क्या रखा होता था? ग्लास, उसमें होता था दूध। उस ग्लास के अंदर जो दूध है वो दूध वाला ग्लास उठा के उसको पिला देना। ये रिवाज हुआ ही करता था। अब भी गांव में अगर आप जाओगे तो ये रिवाज होता है। हाँ, अब कुछ शहरी इलाकों में इस रिवाज को करना बंद कर दिया है, लेकिन गांव में अभी भी ये रिवाज होता है। क्या था इस रिवाज के पीछे का बैकग्राउंड? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये जो 3 एंजाइम्स होते हैं, इन 3 एंजाइम्स को काम करने के लिए, इन 3 एंजाइम्स को बेटा काम करने के लिए क्या होता है? काम करने के लिए उनको आयंस चाहिए होते हैं। और वो आयंस कौन से चाहिए होते हैं बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। इन आयंस को की वजह से ये दोनों तीनों एंजाइम काम करते हैं। अब वो जो दूध उस दिन मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है उस रात मिल रहा है, उसके अंदर दूध में क्या हो गया? कैल्शियम। और वो नॉर्मल दूध नहीं होता है, उसके अंदर केसर पिस्ता बादाम वगैरह होता है, विच हैव अ हायर सोर्स ऑफ मैग्नीशियम होता है बेटा वो। तो उसको कैल्शियम और मैग्नीशियम उस टाइम मिल गया। भाई हो सकता है, भाई पुराने टाइम की बात करें तो भारत जो है वो पराधीन था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत कम हो, क्योंकि वहां पर जो है वो प्रॉपर टाइप से डाइट नहीं मिल पा सकती थी। तो उन्होंने बोल दिया कि पुराने टाइम पर अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाई कोई बात नहीं, एटलीस्ट उस दिन तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रोवाइड करा दो। क्यों प्रोवाइड करा दो? क्योंकि पुराने टाइम पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने पर फोकस किया जाता था। आप खुद देख लो, अपने दादा नाना से पूछना कितने भाई बहन थे, कोई एक या दो नहीं कहेंगे, कोई कहेंगे जी 8, कोई जी 12, कोई जी 10, इस तरीके से 12, 14, 15 बच्चे हुआ करते थे पहले।
अब इतने सारे बच्चे पैदा करने तो उसकी शुरुआत जो है राइट फ्रॉम द फर्स्ट नाइट स्टार्ट हो जाया करती थी। आज के टाइम पर जो फीमेल्स होती हैं उनको पहले ये होता है, वो तुरंत किसी की भी शादी हो, ये कभी भी नहीं हुई कहती कि शादी होगी तुरंत बच्चा कर लेंगे ना, वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर लें, उसके बाद हम बच्चे की प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करेंगे। पुराने टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा बच्चे की होती थी डिमांड, क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे तो खेतों में काम भी करेंगे। दूसरी बात, वर्चस्व, जिस घर में ज्यादा मेल पावर होगी वो डोमिनेट करता था उस घर को, कि जिस घर के अंदर कम लड़के थे। कहानी समझ में आई? तो इसलिए डोमिनेंसी के लिए, खेतों में काम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए फर्टिलाइजेशन फर्स्ट नाइट में ही होना बहुत जरूरी था। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब ओवम और स्पर्म के न्यूक्लियस मिलेंगे, न्यूक्लियस तब मिलेंगे जब लेयर टूटेगी, लेयर तब टूटेगी जब एंजाइम काम करेंगे, एंजाइम तब काम करेंगे जब उन्हें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम दूध और केसर पिस्ता बादाम से मिल रही थी, इसलिए ये रिवाज चलाया गया था। अब समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब हुआ क्या, हुआ ये आपका, देखो मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? दोनों सेंट्रियोल्स कभी भी, ये जो आगे वाला है कभी भी दोनों नहीं जाते हैं, ये जो आगे वाला, ये आगे वाला इसके साथ जाता है। क्यों जाता है? ये मैंने आपको जब एम्ब्रियोलॉजी वाला टॉपिक वीडियो बताई है उसके अंदर बताया कि वहां से गैमेट आता है और ऐसे जाता है। ये मैं आपको उस वाली वीडियो को आप देखें, यहां मैं पॉइंट फर्टिलाइजेशन सिर्फ जाइगोट पे बात कर रहा हूँ, जाइगोट डेवलपमेंट को लेकर नहीं ज्यादा। ठीक है, अब समझिए, देखो अब ये आपको ध्यान रखना कि भाई ये दोनों में से एक आपका सेंट्रियोल यहां गया। अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ बेटा, अगर मैं इसके पीछे की बात करूं, ये लेयर देखो अब क्या हो रहा है, अब यहां पर भी तो स्पर्म होंगे, समझने की कोशिश करना भाई। 300 मिलियन स्पर्म से, और 300 मिलियन स्पर्म में सभी में हेड होगा, 300 मिलियन स्पर्म सभी के सभी वेजाइना के थ्रू जा रहे हैं, तो सभी के अंदर कैपेसिटेशन होगा, सभी के एक्ट्रोसोम एक्सपोज हो रहे होंगे, और जब एक्सपोज हो रहे होंगे तो सभी के सभी बाहर की लेयर और अंदर की लेयर को तोड़ रहे होंगे, बाहर की लेयर और अंदर की लेयर को तोड़ रहे होंगे। तो इस तरीके से तो यहां पर भी आपका जो है वो न्यूक्लियस आ जाएगा स्पर्म का, एक यहां पर भी स्पर्म का न्यूक्लियस आ जाएगा, ओवम का ये है ही। तो क्या आपके अलग अलग स्पर्म्स अंदर एंटर कर, पूरा स्पर्म कभी नहीं आता, न्यूक्लियस करता है क्या? कई सारे स्पर्म्स के न्यूक्लियस अंदर एंटर करते हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं करते हैं बेटा? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक रिएक्शन, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। देखो होता क्या है, होता ये है बेटा, ध्यान से समझना, होता ये है आपका कि ये आपके देखो बहुत सारे स्पर्म, 300 मिलियन स्पर्म्स आए, उन 300 मिलियन स्पर्म में जो सबसे आगे स्पर्म्स था उसने अपने एक्रोसोम से लेयर को तोड़ना सबसे पहले शुरू किया। अब जैसे ही बेटा वो लेयर टूटती है, जैसे ही वो लेयर टूटती है और पहला वाला आपका न्यूक्लियस अंदर एंटर कर गया, तो इसके अंदर जोना पेलुसिडा के इनर साइड में यानी अंदर साइड में बेटा क्या होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं बच्चे, और वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो जो दाने होते हैं, वो मिलकर एक लेयर बना देते हैं, ये मिलकर एक लेयर बना देते हैं। बात को जरा ध्यान से समझना, ये सब छोटे छोटे दाने मिलकर ये ग्रेन्यूल्स की लेयर बन गई। ये जो बेटा लेयर बन गई इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कॉर्टिकल लेयर। इसका नाम क्या होता है बेटा? कॉर्टिकल लेयर। अब देखो जितने भी स्पर्म है उसके अंदर जो 3 एंजाइम है, वो कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा को ही तो तोड़ सकते हैं। तो कोई भी आएगा बेटा, वो इस लेयर को इस लेयर को तो तोड़ सकता है, इस लेयर को इस लेयर को तो तोड़ सकता है, इसको और इसको तो तोड़ सकता है, पर क्या उसके अंदर इस वाली लेयर को तोड़ने की क्षमता है? तो बेटा ये सब के सब बाहर ही रह जाएंगे, क्योंकि इस लेयर को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम उनके पास नहीं होता है। तो केवल एक ही स्पर्म अंदर एंटर कर गया। यानी कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है? कॉर्टिकल लेयर जो है बेटा, ये कॉर्टिकल लेयर क्या करेगी? ये अवॉइड करेगी क्या? एक वर्ड होता है बेटा पॉलीस्पर्मी, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? मैनी न्यूक्लियस इन वन ओवम। एक ओवम में एक ही न्यूक्लियस जाना चाहिए ताकि एक और एक मिलकर आपके जो है वो फर्टिलाइजेशन कर पाए, पर यहां पर एक से ज्यादा अगर आ जाएंगे तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या होता है? इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपका
कॉर्टिकल लेयर बनती है जो ये और स्पर्म्स को अंदर नहीं जाने देती है। अब बेटा समझो आप, अब क्या खेल हो गया, आ जाइए अपने बैकफुट पर। अगर हम बात करें जिस पर हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो बेटा ये हो गया। अब ये हो गया आपका कि बेटा खेल कुछ ऐसा सा हो चुका है अब तक कि आपका स्पर्म जो था, स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर एंटर कर चुका है और ओवम का न्यूक्लियस अंदर एंटर कर चुका है। बेटा आप समझो, स्पर्म के न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव, और फीमेल पर पॉजिटिव। अपोजिट, भाई ये अंदर आ गया तो ये आपस में चिपक क्यों रहे हैं, चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से, चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से। समझ में आई बात, अपोजिट चार्ज खींचेगा एक दूसरे की तरफ, ये एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे और खींचकर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। बेटा नेगेटिव चार्ज कौन देता है मेल में, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटीन का नाम क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। तो एंटी फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन होता है बेटा, वो क्या करता है, वो आपके नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराएगा न्यूक्लियस को। और ओवम कौन सा करेगा बेटा, कौन सा प्रोटीन आपका, ड्यू टू फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। अब एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स ये आपस में क्या करेंगे बेटा, ये दोनों प्रोटीन्स आपस में कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये दोनों अट्रैक्शन डेवलप करेंगे और इस तरीके से पास में आ जाएंगे। अब पास में आने के बाद ये फ्यूज क्यों कर जाएंगे, जाइगोट कैसे बनेगा, तो बेटा ध्यान से समझो। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमने एक बात पढ़ी है, हर प्रोटीन्स की शेप होती है कोई ना कोई, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, उनकी भी शेप होती है। तो उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, आप कुछ इस तरीके से समझो समझाने के लिए कि जैसे ये हमारा इंसान है, इंसान औलाद कब पैदा करेगा, इंसान औलाद तब पैदा करेगा जब मेल और फीमेल्स आपस में मिल जाएंगे, जब मेल और फीमेल्स आपस में मिल जाएंगे। अब जो मेल होता है आपका, अब जो मेल होता है आपका, मान लीजिए उसकी प्रोटीन ऐसी है, ये कांटेक्ट में आया, मान लो इसके अंदर प्रोटीन की जो शेप है इस वाले की वो ऐसी है, और जो फीमेल है इसकी शेप आपकी ऐसी है, जो फीमेल है इसकी शेप कैसी है बेटा, वो ऐसी है। अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में कैसे कर जाएंगे बेटा, फ्यूज। ये जो जगह आपस में एक दूसरे में फिट बैठती है, क्या कहते हैं बेटा इसको, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट कैसी होनी चाहिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो कैन फिट इन बोथ अदर, मतलब दोनों में वो फिट बैठ जाए, ये इसमें फिट बैठ जाए, वो इसमें फिट बैठ जाए। ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, कॉम्प्लीमेंट्री था, फिट बैठ गया और क्या बन गया बेटा, जाइगोट। मतलब औलाद, यानी औलाद नहीं, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी अचीव हो गई है। समझ में आई बात, बच्चा जो है वो इस तरीके से, फर्स्ट सेल जो थी आपकी, वो बच्चा स्पर्म और ओवम के रूप में अलग अलग दोनों पेरेंट्स में था। फर्स्ट टाइम वो आपके स्पर्म और ओवम आपस में मिले और मिलकर एक स्पर्म एक ओवम मिलकर आपके दो जो न्यूक्लियस थे वो मिलने के बाद एक जाइगोट बन गया। इसीलिए आपके जाइगोट के लिए बेटा वर्ड यूज होता है क्या, वर्ड यूज होता है फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ बॉडी। ये आपकी बॉडी की फर्स्ट डिप्लॉयड सेल होती है। फर्स्ट डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ बेटा, फर्स्ट डिप्लॉयड का मतलब ये हो गया कि यार जो स्पर्म है उसकी प्लॉयडी क्या होती है, एन, और जो ओवम है उसकी प्लॉयडी क्या होती है, प्लॉयडी समझ रहे हो ना, क्रोमोसोम का नंबर एक ही एक होता है दोनों में। अब आपका क्या हो गया, आपका ये एन और एन, एक एक का मतलब हाफ, 46 का हाफ। कहीं बकवास करो आप कि भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, ठीक है मेरे यारों। तो ये क्या हो गया आपका, ये एन और एन प्लॉयडी वाइज यानी अनपेयर्ड होंगे ये धागे 23, और फिर ये मिलकर क्या बन जाएंगे आपके 2n, और वो बन जाएंगे आपके पेयर्ड। और यही 2n को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड, जो आपका पहली बार क्या बना, जाइगोट। तो बेटा जाइगोट किस तरीके से बनता है, सबको समझ में आया बेटा।
तो जाइगोट जो बनता है आपका वो इस तरीके से अपोजिट चार्जेस के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। अट्रैक्ट करने के बाद उसके जो प्रोटीन्स की शेप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जब वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो वो एक दूसरे में फिट बैठ जाती है, और जब वो फिट बैठ जाती है तो क्या होता है, फिट बैठने के बाद वो क्या करेंगे बेटा, फिट बैठने के बाद वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होके जाइगोट बना देते हैं। एन और एन मिलकर क्या बन जाते हैं आपके, एन और एन मिलकर आपके 2n बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, 2n। और इस तरीके से आपका जाइगोट जो है वो हो जाता है। तो बेटा कहानी समझ में आई। ब्रीफ में हमने क्या सीखा, ब्रीफ में सीखा सबसे पहले इजैकुलेशन होगा, मेल की बॉडी से सीमेन डिस्चार्ज होगा। वो सीमेन जब जाएगा तो उसका एक्रोसोम एक्सपोज हो जाएगा, जिसको हम कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहेंगे। उससे दोनों लेयर टूट जाएगी, न्यूक्लियस के साथ आपका एक सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल वाला अंदर जाएगा। अब होगा क्या आपका, बाकी ना चले जाएं, इसलिए क्या होगा बेटा, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होगा बेटा, कॉर्टिकल रिएक्शन, जो क्या करेगा, जो अवॉइड करेगा किसको, पॉलीस्पर्मी को, जो अवॉइड करेगा पॉलीस्पर्मी, यानी कि ज्यादा स्पर्म अंदर ना जाने पाए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो उसके फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है, मतलब ये है आपका कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट प्रोटीन्स की वजह से, और ये क्या बन जाएंगे बेटा, जाइगोट। कब बन जाएंगे, जब उनकी एक्टिव साइट कैसी होगी बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक्टिव साइट कैसी होनी चाहिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। और इस तरीके से बेटा जाइगोट पूरा का पूरा बन जाएगा। होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा फर्टिलाइजेशन का। एनसीईआरटी में यही चीज बहुत सिंपल वे में लिखी हुई है, शॉर्ट वे में लिखी हुई है। इसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके जानने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है। और ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन है जब हम इसकी बहुत डिटेल की वीडियो देखते हैं, जो मैंने आपको इसी चैनल पर सब्सक्राइब करवाते हुए जिन बच्चों ने देखी होगी उसके द्वारा बता दी गई है। बाकी आप जिन्होंने नहीं देखी है सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए सायोनारा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, बाय बेटा।